हाय एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा। नमस्कार। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में। आज हम एनालिसिस करेंगे फ्यूचर्स रिटेल लिमिटेड की बैलेंस शीट का। हम इस फ्यूचर रिटेल लिमिटेड बैलेंस शीट का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में है। इसके अंदर दोनों रिलायंस और अमेजोन टूट के पड़े हैं कि हमें ये बैलेंस शीट चाहिए, हमें ये कंपनी खरीदनी है। रिलायंस एंड अमेजोन वो दोनों इस कंपनी को खरीदना चाहते हैं। हम इसकी एनालिसिस तो करेंगे ही, बट इससे पहले जो किशोर बियानी है, जो इस कंपनी के मालिक हैं, वो इस कंपनी को बेचने पे मजबूर क्यों है, हम उसका एनालिसिस पहले करेंगे। हम आपके सामने इसकी बैलेंस शीट लेकर आए हैं। सर, आप छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ाते हो, आप आज ये वाली बैलेंस शीट का एनालिसिस क्यों करा रहे हो? इसका क्या बेनिफिट? अच्छा बेटा, अभी इंटरव्यू का सीजन है, काफी जगह इंटरव्यू की कॉल्स लगने वाले हैं। मेरे भी अराउंड सेबी के 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेबी के इंटरव्यू में जाकर बैठना है। पहले 9 थे, एक नालायक का फोन आ जाए कि सर मेरा भी इंटरव्यू है। चलो, वो बात अलग। बट सबके पास सारी इंफॉर्मेशन है, बट मेरे को लगता है कि काफी सारे बच्चे इस पर्टिकुलर चीज में, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करने में थोड़े से पीछे हैं। तो इसलिए मैं लेक्चर को लेकर आया ताकि आपको थोड़ा सा बेनिफिट हो सके अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना है। प्लस आपकी एक फाइनेंशियल न्यूज भी कवर हो जाएगी फ्यूचर्स और अमेजोन के बारे में। ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं स्टार्ट। चलो जी, हम सीधे जा रहे हैं इसकी बैलेंस शीट पे। ठीक है बेटा, मोटी मोटी बात, पहली बात यह है कि फ्यूचर्स रिटेल का काम क्या है। इसके बड़े सारे क्या कहते हैं रिटेल आउटलेट्स है, जैसे बिग बाजार एंड इजी डे, ऐसे इसके बड़े सारे आउटलेट्स हैं। अब ये डायरेक्टली रिटेल में सामान बेचते हैं हमारे जैसे कस्टमर को। क्या होता है, ये सप्लायर से माल लेती है। सप्लायर जनरली जैसे नेस्ले हो गए और बड़े सारे सप्लायर्स हैं, टॉप्स हो गए, बड़े सारे हैं। अब वो उनसे क्रेडिट पे माल लेती है और हम जैसे लोगों को ये कैश पे माल को बेचती है। बात समझ में आती है? तो ये काफी ज्यादा लोकेशंस पे प्रेजेंट है। ठीक है जी, हमें इतनी बात समझ में आती है। अब बैलेंस शीट पे लेके जाओ, हमें बैलेंस शीट समझाओ। हम इसकी बैलेंस शीट पे आगे, ये है इसकी बैलेंस शीट आपके सामने। 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट हम देख रहे हैं। चलो, हम इसकी लाइन वाइज आइटम से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आ रहे हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 31 मार्च 2019 ये थे 862 करोड़। 862 करोड़ थे, जो कि 31 मार्च 2020 को बढ़ के 1191 करोड़ हो गए, 1191 करोड़ हो गए। ठीक है, इसमें जंप हमारी 200 अराउंड करोड़ की। ठीक है, हमने कहा ठीक है, चलो इतनी जंप हमने मान ली कि ये बड़ी कंपनी है। 200 करोड़ के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसने ले लिए। हम आगे बढ़ते हैं, एक लाइन आगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी कंपनी में बैठ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ के क्या ढूंढेंगे? हमने देखा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में जंप है, बे इम्तिहान जंप। बेटे 147 करोड़ से 4072 करोड़, 4000 करोड़ के मोटे मोटे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ये बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कौन सा स्टोर बना रहे हैं? 4000 करोड़। बेटे 4000 करोड़। ये जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करता था, जब मैं कॉर्पोरेट में था, तो ऐसी फिगर को हम नोट कर लेते हैं। 4000 करोड़, ये तो हमें पूछना ही पूछना है इसके बारे में, इतनी बड़ी जंप किस बात की है, क्या है ये? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो कैपिटल आ रही है, क्या पता ये बहुत ज्यादा बूस्ट करे इनकी कंपनी को, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस पे हो, बहुत ज्यादा रिवेन्यू आगे जाके बनाए। हमें इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बात खत्म, हमने इसको नोट करके रख लिया। बात करते हैं हम आगे की। इनटेंजिबल एसेट हमें दिख रहा है, नॉर्मल मूवमेंट है, छोड़ देते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, नोट नंबर 3, नॉर्मल मूवमेंट है, छोड़ देते हैं। आगे आया राइट टू यूज ऑफ असेट। इसके अंदर बेटे 1600 करोड़। राइट टू यूज ऑफ एन एसेट, भाई राइट टू यूज ऑफ एसेट क्या होता है? हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। अभी हम राइट टू यूज ऑफ एसेट को, बात को यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। क्या हुआ बेटा? इंड AS 116 लीज के ऊपर आया गया। उन्होंने बोला अगर कोई फाइनेंशियल लीज, लीज मतलब अगर आपने कोई सामान लीज, फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी ले ली, गाड़ी दिल्ली के अंदर 10 साल की लाइफ है, 10 साल से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते अगर आपने डीजल की गाड़ी ली है। आपने, आपके पास एक ऑप्शन है, आप जाके उस गाड़ी को बाय कर लो और 10 साल गाड़ी को चलाओ। या आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप लीज पे गाड़ी को ले लो 10 साल के लिए। आप लीज रेंटल देते रहो और 10 साल के बाद वो गाड़ी आप खरीदने का ऑप्शन वो आपको दे देंगे, या तो आप वापस कर दो, जो भी है। तो इसमें मोटा मोटी बात यह है कि आपने उस असेट का पूरा यूज कर लिया। वो असेट
आपका एसेट था, आपने उस पे क्या कहते हैं लोन वोन ना लेके आपने क्या किया, आपने लीज रेंटल के थ्रू उसको पेमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट ये इंड एस 116 क्या कहता है, अगर आप लीज पेमेंट पे अगर आपने कोई एसेट्स ले रखे जिसका आप लीज दे रहे हो और मोटा मोटा पूरे एसेट को आप ही यूज कर रहे हो, तो आप उसको अपनी बैलेंस शीट में एक एसेट रिकॉग्नाइज करो, और जो लीज रेंटल है जो आपको आगे जाके देना है उसको आप प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आज की लाइबिलिटी निकालो। उन्होंने ऐसा क्यों बोला, मेरी बात सुनो। मोटी मोटी बात यह है कि आपने एसेट को वो खरीद लिया, बट आपने उसको फाइनेंस कैसे कराया, लीज रेंटल के रूप के अंदर। आपने बोला तू लीज रेंट लेता रहियो। अगर हम पहले वाले तरीके से जाते कि हम एसेट को खरीद के लाते, हम एसेट को लेते, हम लोन को लेते और उस लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट देते रहते। बात समझ में आती है? हाँ। दूसरे तरीके में जब हमने लीज रेंटल पे लिया पूरे एसेट को, गवर्नमेंट कह रही है ये जो अपने लीज रेंट दे रहे हो एक तरह का ये फाइनेंस चार्जेस ही है, आपने असेट को फाइनेंस ही कराया है, आपकी पेमेंट लीज रेंट के रूप में हो रही है बट ये अपने फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन ही है, तो आप इसको फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन की तरह ही रिकॉर्ड करो। बात समझ में आती है? हाँ। हमने बोला हम इस एसेट को एसेट की तरह रिकॉर्ड करेंगे जो हम लीज पे ले रहे हैं, साथ में जो इसकी लाइबिलिटी हम लीज रेंटल आगे जाके देंगे, हम उसकी आज की करंट वैल्यू, हम करंट करंट लाइबिलिटी डिस्काउंट कर करके बेटे लीज रेंट को आज की वैल्यू निकालेंगे, और इस लाइबिलिटी को हम पेमेंट करते रहेंगे, प्लस प्लस हम इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डालते रहेंगे। मोटी मोटी बात यह है, थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल हो सकता है बट जिसको समझ में आ गया ओके। राइट टू यूज ऑफ एसेट, ये हमारा एक एसेट बढ़ गया ना बेटा, राइट टू यूज ऑफ एसेट, एसेट बढ़ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो लाइबिलिटी भी बड़ी होगी। सर हमें लाइबिलिटी देखो, हमें आप पे भरोसा नहीं है। देखो बेटा नीचे देखो, लीज लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी में ये आ रही है 1711 करोड़। ओ मोटा मोटा देख रहे हो बेटा, ये आ रही है। इसके अंदर और भी लीज लाइबिलिटी है, मेरी बात सुनो। कुछ एसेट आया और कुछ लाइबिलिटी आई, इसका जो डिफरेंस होगा, ये जब अभी इंडिया से पहली बार आया 116, तो उन्होंने बोला जो इसका डिफरेंस है एसेट कम आया, लाइबिलिटी ज्यादा है क्योंकि हमें आगे जाके पेमेंट करने कोई ना कोई डिफरेंस होगा। जो एसेट आया उस पर आप डिप्रिसिएशन लेते रहोगे जब भी आपने इसको अप्लाई किया, और आपकी लाइबिलिटी अलग अमाउंट पे रिकॉर्ड हो रही है जितने भी हमने डिस्काउंट करके लेकर आए। अब इसका जो डिफरेंस है उसको आप वन टाइम के लिए अपने रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्टमेंट कर दो, जो आपने रिजर्व कमा के रखे हुए हैं। बात समझो, मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपी के एसेट को बढ़ाया और इसके रिस्पेक्ट में मेरी अगर मैं लाइबिलिटी को डिस्काउंट करूँ तो 12 रुपीज, 13 रुपीज, 14 रुपीज कैसे भी है, ठीक है। आज के दिन जब मैं ये इंडेक्स लगा रहा हूँ तो वो 14 रुपीज और 10 रुपीज का जो 4 रुपए का डिफरेंस है, मेरा एसेट बढ़ा 10 रुपीज से, मेरी लाइबिलिटी बढ़ी 14 रुपीज से। अब गवर्नमेंट कहती है आप अपने रिजर्व को 4 रुपए से कम कर दो इसको बैलेंस करने के लिए। इस रिजर्व को 4 रुपए से कम कर दो, हमने 10 रुपये का एसेट को बढ़ाया, हमने 14 रुपीज से लाइबिलिटी को बढ़ाया, और हमने 4 रुपए डिफरेंस है उसकी एडजस्टमेंट रिजर्व एंड सरप्लस में कम करके इसको मैच कर दिया। उन्होंने बोला जब भी ट्रांजिशन होता है तो हम रिजर्व एंड सरप्लस में हिट करते हैं, जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट आएगा, अपने एसेट को रिकॉग्नाइज किया, लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया, जो भी ट्रांजिशन इनका डिफरेंस का इफेक्ट है वो रिजर्व एंड सरप्लस में से उड़ा दो या तो ऐड कर दो, जो भी डिफरेंस है। ऐसा ही हुआ था जब हमने स्केड्यूल टू डेप्रिसिएशन को अप्लाई किया था, जब हमने पुरानी डेट से शेड्यूल 2 के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकाली, जो भी डिफरेंस आया हमने उसको रिजर्व से उड़ा दिया, कम कर दिया रिजर्व को, या उसको एड बैक कर दिया। अगर आपको याद है, याद नहीं है हमने पढ़ाई नहीं सर, हाँ बेटा टेलीग्राम पे पूछना मैं आपको बताऊंगा। चलो हम इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लीज की बात यहाँ पे छोटी सी थी खत्म कर दी, अब हम लीज की बात को नहीं करेंगे, अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पे वापस आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। हमने आगे देखा ये 4,000 करोड़ हमने नोट करके रख लिया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और नीचे देखा हमने अदर नॉन करंट एसेट 1500 करोड़, 1500 करोड़। हो बेटे और नॉन करंट एसेट आ गए। अब इस अदर नॉन करंट एसेट के जब मैं नोट पे गया नीचे नोट नंबर 7, उस पर लिखा हुआ हमने एडवांस दे रखा है सप्लायर को। अब ये कौन सा एडवांस है, किस चीज का एडवांस सप्लायर को दे रखा है अगर बेटे नॉन करंट एसेट का हमने किसी को एडवांस दे रखा है तो बात इतनी ही समझ में आती है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है ये उसी के लिए एडवांस गया होगा, तभी इसको नॉन करंट क्लासिफाई किया। मैंने किसी को एडवांस दे दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग के मटेरियल को लाने के लिए, तो मैंने उसको पैसा दिया, अब जब वो सामान लेकर आएगा वो मेरी बिल्डिंग में लगेगा और वो एक नॉन करंट एसेट बनेगा।
नॉन करंट एसेट है ना मेरी बिल्डिंग, तो वो नॉन करंट क्लास, इसलिए इस एडवांस को नॉन करंट में हमने बोला कि ये जो पैसा हमने दिया है इससे एक नॉन करंट एसेट आने वाला है, इसीलिए एडवांस नॉन करंट नेचर का है। बात समझ में आती है? हाँ। अगर हम इसको करंट क्लासिफाई कर देते तो बेटे बैलेंस शीट में रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन हो जाती। मैं कहता कि ये मेरे करंट नेचर का पैसा है, अगर मैं इसको करंट क्लासिफाई करता 12 महीने के हिसाब से, ये पैसा कैसे मेरे को वापस आता? ये आता बिल्डिंग के रूप में जो कि नॉन करंट एसेट बन जाती, तो मैं इसको करंट क्लासिफाई नहीं कर सकता। करंट अगर हमारे नॉन करंट एसेट अगर हमने एडवांस दिए होते करंट वाले नेचर के, वो जनरली हमारा जो स्टॉक पड़ा होता है जो हम बेचते हैं वो उस नेचर के करंट होते हैं। हमने जैसे फ्रूट्स बेच रहे हैं या फिर कुछ भी बेच रहे हैं, मैगी बेच रहे हैं, तो उन्होंने अगर कोई नेस्ले को एडवांस दिया तो नेस्ले इनको 1-2 महीने के अंदर उनका स्टॉक दे देगी और वो स्टॉक को 1-2 महीने के अंदर हमें बेच के पैसा रियलाइज कर लेंगे, तो वो करंट नेचर का है। बात समझ में आती है? हाँ मैं समझ में आती है। आगे बताओ, आगे बताओ। हम इन्वेंट्रीज पे आए। 5,000 करोड़ के आसपास की इन्वेंट्री पिछले साल भी थी, इस साल भी थी। इसका एनालिसिस कैसे होता है? हम कहेंगे कि ये इन्वेंट्री का रिलेशन हमारे किससे, रेवेन्यू पे कैसे है। इन्वेंट्री सेम लेवल की मेंटेन तो है, अब हम देखते हैं हमारे रेवेन्यू पे क्या फर्क आया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों साल 20,000 करोड़ ही है, मतलब इन्वेंट्री उसी लेवल पे मेंटेन की हुई है। बात समझ में आती है? चलो ठीक है। चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओहो, ट्रेड रिसीवेबल। जो फ्यूचर्स रिटेल, कोई भी रिटेल बिजनेस है उसके अंदर आपके और मेरे जैसे लोग आते ही पैसे देके जाते हैं। समझ में आती है बात? तो जो रिटेल का काम कर रहा है उसके पास डेटर ज्यादा नहीं होते। कौन डेटर होगा भाई? सारे पैसे देके जाते हैं। ऐसा कौन सा स्टोर है जो क्रेडिट पे माल दे रहा है? हमें बताओ, हम भी वहां जाके लेंगे। तो इसके ट्रेड रिसीवेबल 300 करोड़ बढ़ने का अमाउंट चाहे छोटी है बट हम पूछेंगे। हम कहेंगे कि आपके तो बिजनेस के अंदर कोई मतलब ऐसा रिसीवेबल का पॉइंट होना ही नहीं चाहिए, आपको तो सारे पैसे देके जाते हैं, आपको कौन सा रिसीवेबल है? हमने कहा इसको नोट फिर भी कर लो, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे। हमने इसको भी हरा मार्क कर दिया। अब हम नीचे जा रहे हैं। ओह, डिपॉजिट्स 1,500 करोड़ से 4,000 करोड़ हो गए। इनके असेट्स बहुत ज्यादा पैसे खा रहे हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हुआ, अदर नॉन करंट एसेट के अंदर पैसा गया, एक तरह का वो भी कैपिटल में पैसा जाएगा। हमने कहा मोटा मोटी 5,000 करोड़, 500 करोड़ के आसपास, 5,000 करोड़ के आसपास कैपिटल में पैसा जा चुका है। मतलब किसमें? नॉन करंट एसेट में पैसा जा चुका है, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें पैसा जा चुका है। हमने कहा ठीक है। और साथ में हमने डिपॉजिट्स, किसी को हमने पैसा दे रखा है, कितने का? 2,500 करोड़ का हमने और पैसा दिया किसी को। क्यों दिया, क्या दिया? हम इसको नोट कर रहे हैं भाई, ठीक है हमने नोट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने इक्विटी में देखा, इक्विटी में मोटा मोटी इस पर्टिकुलर नोट को देख के लग रहा है ज्यादा कोई चेंज नहीं है, 3,800 करोड़ से 4,200 करोड़ हुई। बट अभी इसको हम देखेंगे, इसको हम मार्क नहीं कर रहे, इसमें चेंजेस हैं, नोट में लिखा हुआ है, मैं उसके ऊपर आपको लेके जाऊंगा। मोटा मोटी इसमें लग रहा है कि कोई इक्विटी आई नहीं है, बट इक्विटी आई है, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हम ऊपर की जो क्या कहते हैं, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में सब कुछ हुआ, इसका पैसा कहाँ से आया हम उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारी देखते ही नजर पड़ी किस पे? बोरोइंग्स पे। ओहो, 300 करोड़ की बोरोइंग अब 4,000 करोड़ की बोरिंग हो गई है। वाह, वाह बेटे, 4,000 करोड़ की बोरिंग, इतना पैसा इन्होंने बोरो किया। ये पैसा कहाँ से आया? ये पैसा कहाँ से आया? किस बैंक ने इनको 4,000 करोड़ रुपए दिया? बेटे मोटी मोटी बात यह है, बैंकों ने इनको पैसे देने से थोड़ा सा कम कर दिया था, मना कर दिया था। उसके रीजन हम नीचे देखते हैं। हम नीचे वाली बोरिंग पे गए, करंट लाइबिलिटी की बोरिंग, 2,100 करोड़ से 4,400 करोड़। यहाँ पे भी 2,200 करोड़ की बोरोइंग्स का जंप। 4,400 करोड़ रुपए किशोर बियानी जी को इस साल देने हैं, जो चल रहा है अभी साल, वो पेमेंट कर रहे होंगे 4,400 करोड़ की, क्योंकि ये करंट क्लासिफाइड है बेटे, करंट क्लासिफाइड है। इनको करंट लाइबिलिटी 2,200 करोड़ से बढ़ गई। इन्होंने छोटे टर्म, शॉर्ट टर्म का पैसा लिया बैंक से, और उसके नीचे देखो बेटा, ट्रेड पेबल्स 3,500 करोड़ से 5,500 करोड़। जिन्होंने इनके सप्लायर से सामान ले रखा अपने स्टोरों में भर के, जो सामान रखा हुआ बिग बाजार के अंदर सबका, उसके पैसे नहीं दे पा रहे। उसके पैसे, स्ट्रेस दिख रहा है बेटे, यहाँ पे देखते हैं हमें स्ट्रेस दिख रहा है। 3,500 करोड़ देने से बेटे, जो कहते हैं सप्लायरों के, वो अब 5,500 करोड़ हो गए। 2,000 करोड़ उनके भी रख लिए,
और बैंक से भी 2000 करोड़ रुपए ले लिए शॉर्ट टर्म लोन के। ओहो हो, 4000 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म लोन के ले लिए गए हैं। और हम देख रहे हैं कि ज्यादातर पैसा ये कहाँ पे ब्लॉक हो रहा है। हमने देखा एक ये पैसा ब्लॉक हुआ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो ये बना रहे हैं सामान को, जो ये एसेट को बिल्ड कर रहे हैं। और थोड़े बहुत पैसे गए डिपॉजिट्स, नहीं थोड़े बहुत तो नहीं बेटा, ज्यादा पैसे 2500 करोड़ गए डिपॉजिट्स के अंदर। हम इसको लिंक करने का ट्राई करते हैं, डिपॉजिट्स क्या है। अब जब ये पैसा रेज कर रहे थे, अच्छा मोटा मोटा हम इसका बैंक ये बोरिंग्स की बात करें पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसकी नॉन करंट लाइबिलिटी आ रही है। जब ये बैंक इनको पैसे दे रहे होंगे जो नीचे करंट के अंदर क्लासिफाइड है, तो देख रहे होंगे इसके पास बहुत ज्यादा पैसा हम दे रहे हैं। एक टाइम पे बैंक ने कहा होगा अच्छा जी अब हमारे से नहीं हो पाएगा, बस हो गया। तब किशोर बियानी जी फ्यूचर्स लिमिटेड को लेके गए बाहर से पैसा लेने के लिए। फ्यूचर्स रिटेल रेजेस $500 million फ्रॉम इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। बेटे ये डॉलर्स डिनोमिनेटेड है, इन्होंने $500 million बाहर से लिए बॉन्ड के रूप में। पैसा था नहीं ना, पैसा तो चाहिए, इन्होंने $500 million बाहर से लेकर आए। और ये जो बोरिंग थे बेटे 4000 कुछ करोड़ की, ये वही है। ये जो नॉन करंट लाइबिलिटी ऊपर आ रही है 4362 करोड़, ये बॉन्ड्स वाली ही है, मोटी मोटी वही है। अब हम देख रहे हैं कि इसका सारा का सारा पैसा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर अटक रहा है। अब बेटा ये प्री पैंडेमिक 31 मार्च 2020 की है। हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस शीट ऑलरेडी स्ट्रेस के अंदर है। ये अपने पेबल्स, ट्रेड पेबल्स को पैसा नहीं दे पा रहे, अटका पड़ा है पैसा। और बैंक से इन्होंने शॉर्ट टर्म बहुत ज्यादा लोन उठा लिए और बॉन्ड मार्केट से भी $4500 million वहां से भी लेकर आ गए। बट इनका अभी भी स्ट्रेस खत्म नहीं हो रहा, ये प्री पैंडेमिक है। बात समझ में आती है? हाँ। अब अब हम चलते हैं इसके पीनल के ऊपर चलते हैं। हमने पीनल पे देखा ठीक है, इसके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओके ओके उसी लेवल पे बने हुए हैं। अब इसका जस्टिफिकेशन अगर आपको और एनालिसिस करना है तो आप कहोगे कि हाँ इसका थोड़ा सा नीचे आया है। नीचे आने का रीजन वो देंगे कि लास्ट के एक हफ्ते 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया था, लास्ट के एक हफ्ते में कोई काम ही नहीं हुआ। तो अगर आप उसकी फिगर को लगाओ तो 50-60 करोड़ 100 करोड़ तो उसके आसपास ही बन जाते हैं एक हफ्ते के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपने सस्टेन किया, हम मानते हैं, डन, रिवेन्यू ऑपरेशन ठीक है। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड भी हम देख रहे हैं मोटा मोटा लेवल उतना ही है, चल रहा है। अब हमारी सबसे पहली नजर भी अदर एक्सपेंस पे, 3200 करोड़ से 2200 करोड़, 1000 करोड़ रुपए कम खर्चा हुआ है। ये कम खर्चा कैसे हुआ है? कम खर्चा नहीं हुआ, जो इन्होंने लीज पेमेंट करनी थी इस इंड एस 116 के आने के बाद, अब वो क्या हुआ, वो लीज पेमेंट एक असेट में कन्वर्ट होगी और इनको फाइनेंसिंग चार्जेस देने पड़ रहे थे जो हमने बात करी थी। हाँ, तो वो वाला पैसा बेटा देखो, जो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है ना, अमोर्टाइजेशन के अंदर राइट टू यूज को हम अमोर्टाइज कर रहे हैं, राइट टू यूज को हम अमोर्टाइज कर रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस है बेटा वो ऊपर चला गया, फर्क कोई नहीं पड़ा, एक्सपेंसेस नीचे से उठ के अमोर्टाइजेशन में चले गए। और कुछ 200 करोड़ के फाइनेंसिंग चार्जिंग लीज वाले वो इस 900 करोड़ के अंदर आ गए। 200 करोड़ पहले से चलते आ रहे थे बेटा, ये है ना 200 करोड़। और 200 करोड़ रुपए किस बात के, सॉरी एक चीज हमने बात कर दी, 200 करोड़ पहले से चलते आ रहे थे जो इतना इनका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था, प्लस 200 करोड़ रुपए और किसके हैं, जो इन्होंने इस बार शॉर्ट टर्म लोन्स लिए, शॉर्ट टर्म लोन्स जो इस बार इन्होंने बड़े सारे इकट्ठे किए ना ऊपर, उसके ऊपर 200 करोड़। और 500 करोड़ रुपए लीज के जो हमने रिक्लासिफिकेशन किए उसके ऊपर है। तो मोटा मोटे बेटे इनकी जो डेप्रिसिएशन फाइनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट जो अभी शॉर्ट टर्म बोरिंग करी उसने भी 200 करोड़ के आसपास का फर्क डाल दिया, और बाकी लीज और अमोर्टाइजेशन ने थोड़ा सा फर्क डाल दिया। अब इनकी बैलेंस शीट होगी थोड़ी सी नीचे, प्रॉफिट आ गया 730 करोड़ से 33 करोड़ के ऊपर। वाह बेटा, मोटा मोटी बात देख लो कितना गिर गया वाला प्रॉफिट। अब हम इसकी बात करते हैं, इतना तो था ही था, मतलब ये नीचे तो जा ही रहे थे, प्रॉफिट तो नीचे जा ही रहे थे, कुछ हो पा नहीं रहा था। अब इसके बाद जो आई वो आया, जो उन्होंने फॉरेन से बॉन्ड ले रखे थे, डॉलर हमारा स्ट्रांग हो गया, रुपीज हमारा थोड़ा वीक हो गया, फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑन बॉन्ड, बॉन्ड के ऊपर भी इनको लॉस हो गया। अब जब पेमेंट वापस करनी है तो डॉलर महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है तो इन्होंने लॉस को रिकॉग्नाइज किया, 200 करोड़ का लॉस उसमें भी हो गया। अब मेरी बात सुनो, इसका मोटा मोटा जो बैलेंस शीट हमारी खराब होने का चक्कर है, वो जितना मुझे अपनी नॉलेज से समझ में आता है, इन्होंने शॉर्ट टर्म फाइनेंस को लेके लॉन्ग टर्म असेट को बिल्ड किया। छोटे मोटे यहाँ के ट्रेड पेबल्स के पैसे को भी इन्होंने फंसाया लॉन्ग टर्म फंड के अंदर।
अब हम इसके अंदर अगर जाके देखें तो इनका जो मेन स्ट्रेस वाला पार्ट है बेटे वो ये 4,362 करोड़, जो नहीं सॉरी ये वाला नहीं बेटा, नीचे करंट लाइबिलिटी वाला, तुम भी ना, हाँ ये नीचे बोरिंग्स आ रही है ना, 4,399 करोड़, ये पैसा इनको देना है शॉर्ट टर्म के नेचर का, और साथ में ट्रेड पेबल्स का पैसा भी फंसा हुआ है। अभी एक न्यूज भी आई थी कि जिनका 5,500 करोड़ ट्रेड पेबल्स का पैसा फंसा हुआ है, उन्होंने जेफ बेजोस को रिक्वेस्ट करी कि सर आप ये रिलायंस की डील को थ्रू होने दो, रिलायंस को खरीदने दो, तभी हमारा पैसा रिलायंस वापस करेगा। इसके ट्रेडर्स बोल रहे हैं अमेजोन वाले को कि आप इस डील को मत रखो, बात समझ आती है, आप इसको सर्च करना आपको मिलेगी। हाँ, अब हम देखते हैं ये 4,400 करोड़ बोरिंग का स्ट्रेस दे रहा है। अब जो इन्होंने सारे के सारे लोन रेज करे ना बेटा, ये सारे के सारे लोन रेज करे, उसके लिए बैंक्स कंफर्टेबल ज्यादा नहीं होंगे। उन्होंने कोलेटरल तो लिया ही होगा इनसे, और साथ में इनसे डिपॉजिट्स भी थोड़े से लिए होंगे। ये ऊपर बेटे जो डिपॉजिट्स बढ़े हैं ना, उसका रीजन ये भी हो सकता है, बट इसकी एक्सप्लेनेशन नोट में कहीं भी नहीं है। ये नोट, ये डिपॉजिट है ना बेटा 3,943, 2,500 करोड़ के जो डिपॉजिट बढ़े, इसका रीजन ये भी हो सकता है उन्होंने कोई डिपॉजिट करे होंगे। अब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि हो सकता है। चलो जी, आगे बढ़ते आगे बढ़ते, और इसके अंदर हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। मोटी मोटी बात हमें तो लग रही है कि बस ये इस चक्कर में ही स्ट्रेस में आया। एक बार हम इक्विटी में चले जाए, इक्विटी में चले जाए, हम नोट्स में जा रहे हैं। नोट्स के अंदर इनके देखेंगे कि इन्होंने कितनी इक्विटी पैसा कहाँ से अरेंज किया। इन्होंने थोड़ी मोड़ी इक्विटी तो रेस करी थी, ये मैंने कहीं पे देखा था। हम इक्विटी के अंदर जाते हैं, इक्विटी के अंदर, ओहो अच्छा बेटा देखो, ये ट्रांजिशन इफेक्ट जो मैं कह रहा था लीज का, ये 1,400 करोड़ के अराउंड है, और इन्होंने इक्विटी शेयर्स भी इशू करे अराउंड 1,200 करोड़ के। 1,200 करोड़ से इक्विटी वालों से भी पैसा लेके आए, उतने से रिजर्व को कम करना था, रिजर्व उतने से उन्होंने इक्विटी भी पैसा लेकर आ गए, रिजर्व जो कम किए वो कॉम्पनसेट कर दिया। हालांकि ये जो रिजर्व को कम किया गया वो पैसा गया नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट में प्लस माइनस हो रहा है, फेयर वैल्यू दिखाने के लिए बैलेंस शीट में प्लस माइनस हो रहा है, कोई पैसा नहीं जा रहा है ये। अब इन्होंने पैसा इन्फ्यूज कितना किया इस पर्टिकुलर केपेक्स और सब कुछ करने के लिए, 1,200 करोड़ रुपए ये लेके आ चुके अपने बैलेंस शीट के अंदर, बट फिर भी अभी भी इनका कोई मतलब कुछ दिख नहीं रहा कि ये कर पाएंगे, लाइबिलिटीज को मेट कर पाएंगे। जो शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज है उनको वो कैसे देंगे, ट्रेड पेबल्स को कैसे देंगे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब जो दोनों पार्टीज हैं, रिलायंस और अमेजोन, उनको उनको आना है रिटेल के अंदर, वो दोनों रिटेल में आना चाहते हैं, और वो इसकी बैलेंस शीट, इसके असेट्स को देख के, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इसकी प्रेजेंस को देख के, पूरा बना बनाया सेटअप है, तो वो कह रहे हैं हम खरीद लेंगे इस कंपनी को, ये पूरा बना बनाया सेटअप हमें मिल जाएगा, कितने स्टोर में प्रेजेंट है सब कुछ है, सिर्फ उसका नाम चेंज करेंगे और रिलायंस बन गया। अब वो कह रहे हैं कि हमें बना बनाया सेटअप मिलेगा, दोनों लड़ रहे हैं, अमेजोन कहेगा मेरे को भी आना है, और रिलायंस वाला कह रहा है कि मैं आऊंगा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो इतना स्ट्रेस है बैलेंस शीट पे, ये दोनों कंपनी उस स्ट्रेस को झेल सकती है। कह रहे हैं हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, 4-5 हजार करोड़ रुपए हम इसको झेल लेंगे, हम इस बैलेंस शीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और कोई हमारी बैलेंस शीट खराब नहीं होगी, मतलब हम इसके जो लॉसेस है वो हम देख लेंगे, हिसाब किताब हम जिसको पेमेंट करने कर करके इससे निकल के हमें एक सेटअप बना बनाया मिल जाएगा, इसलिए दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। मोटी बात यह है, अब ये किशोर बयानी जी क्यों बेच रहे हैं, क्या चीज है। इन्होंने केपेक्स कर लिया जिस समय, इन्होंने क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस ले लिए, ट्रेड पेबल्स का पैसा थोड़ा सा फंस गया 2,000 करोड़ के अराउंड, बैंकों से लोन ले लिया, बॉन्ड में कर लिया, इक्विटी को पैसा लेकर आ गए, बट फिर भी ये अपनी लाइबिलिटीज को मेट नहीं कर पा रहे। अब इसका रीजन ये है कि इन्होंने केपेक्स तो कर लिया, वो थोड़ा सा अनटाइमली था, उसके बाद पैंडेमिक ने चार चांद लगा दिए। 31 मार्च 2020 के बाद पैंडेमिक ने ज्यादा जोर दिखाया, रिटेल में काम कम हुआ, ऑनलाइन काम ज्यादा हुआ, और जो ये सोच रहे थे कि अपना प्रॉफिट्स निकाल के पैसा निकाल के दे देंगे, उस तरफ भी इनको हिट लग गया। बैंक्स तो कोई पैसा दे नहीं रहा, प्लस इनके बिजनेस में भी हिट लग गया, वहां से भी पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा, इसीलिए इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होंगे, इसलिए बेचने को उतावले है कि इसको अपने पोर्टफोलियो से निकालूं, इसको बेचूं और पैसे लेके मैं बाहर चला जाऊं। बाहर समझ में आती है, डिफॉल्ट करने से बढ़िया कोई लिक्विडेशन में लेके जाए कंपनी को, उससे बढ़िया कंपनी को बेचो और निकलो यहाँ से। जितना मुझे समझ में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने छोटे से करियर के अंदर, मैंने उतना आपको बताने की कोशिश किया। बाकी जो भी इंटरव्यू देने जा रहा है बेटा, आपको समझना है कि बैलेंस शीट कैसे देखनी है। आरबीआई सेबी वाले सबको, सेबी वाले सबको पढ़ के जाना, समझ के जाना है कि आप कैसे रीड कर सकते हो। कोई भी ऐसा इंटरव्यूअर आ गया
जिसने आपको बैलेंस शीट पकड़ा दी कि आप इसमें से कुछ बताओ कि क्या गलत है, क्या हो सकता है, तो आपको उतना पढ़ना आना चाहिए। इस लेक्चर का वही पर्पस था और ज़्यादा पर्पस कोई नहीं था। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी क्या कहते हैं सेबी का इंटरव्यू देना है, जितनों से भी मैंने बात करी है उनको सब कुछ पता दुनिया जहान के बारे में, बट अपनी कंपनी के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हैं उनको वही नहीं पता। तो आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आप कहीं पे वर्किंग हो तो आपको अपनी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ में अगर आप ये जो लेटेस्ट करंट न्यूज़ चल रही है जैसे फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का केस है, साथ में ये अगर कोई अमेज़न इसका डील चल रहा है फ्यूचर्स का, तो इसके बारे में बैलेंस शीट को पढ़ना देखो, ट्राई करो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। आज सिर्फ हम इतना ही देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है? आज छोटा-मोटा सिर्फ इंटरेक्शन था। चलो जी, आज के लिए इतना ही, बाय-बाय।